दिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन्हें जो है वो उनका तारुफ करवाना जो है वो एक बहुत छोटी चीज़ होगी कि उनके तारुफ में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो है वो स्टॉक मार्केट से है और स्टॉक मार्केट में वो बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हैं और अक्सर हम उनको अपने प्रोग्राम्स में लेते रहते हैं, हमारे सेशंस में वो आते रहते हैं और जो है जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी बड़ी ये एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो उनके व्यूज़ हैं वो बहुत जो है अहमियत का हामिल रखते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। और आज जो मैं ये प्रोग्राम करने जा रही हूँ वो मुख्तलिफ कुछ यूँ है कि आज ये प्रोग्राम मैं उनके घर में कर रही हूँ और जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह इनका घर बहुत खूबसूरत सा है और हम दिखाएंगे आपको और इसीलिए फिर हमने सोचा कि यहाँ पर आके जो है उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि साल का शुरू भी है और जो है देखना है कि 2024 कैसा रहेगा। इस हवाले से हम बात करेंगे उनसे कि वो क्या कहते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं ज़फ़र मोती साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए डेमोक्रेसी बेहतर है या फिर डिक्टेटरशिप? हमें तो भाई इकोनॉमी एज इकोनॉमिस्ट और एज वो है, कई चैनल बड़े चैनलों ने डिक्लेयर कर दिया है कि बिजनेसमैन तो ये कह रहे थे कि मिलिट्री ही रह जाए और इसलिए कि प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंस इकोनॉमी के और वॉर के टाइम में बेहतर था कि मिलिट्री डायरेक्ट आ जाती थी। हर एक को अगर आप पूछेंगे ना बिजनेसमैन को, स्पेशली स्टॉक में, वो मुशर्रफ के टाइम को तो जरूर याद करेगा। जी सर, ठीक है। मुशर्रफ के टाइम के 4 फिगर मैं आपको देता हूं, बाकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 से 2.5% इंटरेस्ट रेट, 60 से 61 रुपया डॉलर, 7.5 से 8% जीडीपी और टैक्स भरने के लिए लोग लाइन में लगते थे क्योंकि सेल्फ असेसमेंट था। लोग कहते थे हम जितना भरना चाहे, वो कहता था जितना आप मर्जी से भरना चाहो आप भर दो। तो लोग लाइनों में लगकर टैक्स उस नेट में आना शुरू हो गए थे। ये 4 फिगर में ही आपको पता चल जाएगा कि कैसी बूम थी। वो बूम हमको हमेशा मिलिट्री के एरा में मिली है। डेमोक्रेसी में सबसे फायदा ये होता है कि फिर हम पर कोई सैंक्शंस नहीं लगते, लेकिन डेमोक्रेसी में जो अभी ये डेमोक्रेसी के लिए तगदो हो रही है, ऐसा कभी हमने ना देखा है, ना इतना बिलो द बेल्ट देखा है, ना इतनी गालम गलोच देखी है, ना इतने सख्त एक दूसरे के सामने एटीट्यूड देखे हैं। तो ये सब जो है ये डेमोक्रेसी से इन्वेस्टर को, इकोनॉमिस्ट को, स्टॉक मार्केट वालों को, सबको घबराता है। इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो है लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट, क्योंकि हर इंसान के पास सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। वो आसानी से जाके क्रिप्टो में अकाउंट खुलवा लेते हैं, ठीक है, फॉरेक्स में खुलवा लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा उनको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है और हर एक आम आदमी के पास इतनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती भी नहीं है। तो इस हवाले से थोड़ा आप लोग क्यों नहीं कुछ काम करते हैं? बहुत काम किया, बहुत समझाया कि भाई आप ऐसे नहीं करो, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, आप एक बिल्डिंग को अमेरिका की तरह चला रहे हो और बाकी पूरा अफगानिस्तान की तरह चल रहा है। ऐसे नहीं होता है, दुनिया में नहीं होता है। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, जो आजकल बड़ा मशहूर वर्ड हुआ है, तो ये इतना सख्तियां कर दी हैं और उसके सामने आप अगर कोई बैंक में अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो, फिक्स इनकम पर जाना चाह रहे हो, तो कोई सवाल जवाब नहीं है। कोई नहीं पूछता उनसे कि भाई तू करोड़ रुपया लेकर आया है, तू 18% इंटरेस्ट पर फिक्स कर रहा है, कहां से आए? प्राइस बॉन्ड में आपको याद होगा, प्राइस बॉन्ड में कोई नहीं पूछता था। अब आप इधर तो इतना हुआ है कि मैंने एक मरतबा सरकास्टिकली यानी तंजिया बोल दिया इनको कि पाकिस्तान में अब डीएनए भी शुरू करवाना चाहिए, यानी खून का भी ड्रॉप होना चाहिए। तो दे टुक इट सीरियसली, उन्होंने समझा कि मैं सीरियस हूं इस बात पर कहने पर। वो समझे कि ये गुड खबर है, जैसे ये गुड सजेशन है। हाँ, मेरा सजेशन है। जैसे ऊपर ये चंपा की वो चीज़ है, पेंटिंग्स हैं इकबाल की, जो कुकूस कैफे वाला है, तो वो हमारे एक दोस्त ने इससे इतने पीछे साइनें करवाई, मैंने उसने कलेक्शन लिया कि वो उसको मैंने कहा ये थोड़ी देर में खून भी मांगेगा कि तुम खून का एक धब्बा दो ताकि हमको डीएनए में हो कि ये तुमने ही बनाई है। ये नहीं, ये आप इतना सख्तियां कर देते हो जिसकी वजह से लोग जो है ना फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जब हम साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज एक बनाई थी सार्क के थ्रू, तो हमारे साथ उस टाइम एक लैपटॉप पर उधर के बांग्लादेश का सीडीसी का हेड आता था,
वो गोल्फ खेलते था। श्रीलंका में होती थी ज्यादा मीटिंग, क्योंकि इंडिया में हो तो हम नहीं जाते थे और पाकिस्तान में हो तो वो नहीं आते थे, तो सबका ये था कि श्रीलंका में करेंगे। तो श्रीलंका में वो उस टाइम, आज से मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं, उस टाइम उसके 30 लाख सीडीसी के अकाउंट्स थे। कितने? 30 लाख। यहां पर हम 2.5 लाख में ठुस हो जाते हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई उनसे। तो ये आप डीमोटिवेट कर देते हो। एक तो एजुकेशन पहले ही नहीं है, फिर आपने कहा कि वो डॉक्यूमेंटेशन 90% है। जिस मुल्क में 12 लाख आईडी कार्ड चोरी हुए हों, उस मुल्क में आप कैसे समझ सकते हो कि ये असली पाकिस्तानी है कि नहीं? बिल्कुल। खुद नादरा ने खुद बताया है, नादरा ने इसको प्रूफ किया है कि हमारे यहाँ से ये चोरी हुई है। हमारे इधर ही क्लिफ्टन पर ही मैं नादरा का बनाने गया था, तो वो उसने एक को किसी को डांट रहा था, कहा ये खो दिया है, इसका बॉस अभी लेने आया और ये खो चुका है। मैंने कहा दे दो। कैसे दे दे सर? मैंने कहा भाई 12 लाख जैसे दिए थे ऐसे दे दो, इसमें क्या है? यानी इनको भी तंजिया समझा कि तुमने पूरी दुनिया को तो बेचे हैं। सही बात है। आज आपका पेशावर में पैदा होने वाला पठान जो है, उसके पास पाकिस्तानी आईडी और पासपोर्ट नहीं है, अफगानी के पास है। अफगानी के पास है, हाँ। जी। ये बात तो ये आप देखो ना, ये वो नहीं है। और वो जोक करते हैं जो पेशावर में या कोयटा में पैदा हुआ है पख्तून, उनसे जोक करते हैं कि तुम थोड़ी असल पाकिस्तानी हो, हम असल पाकिस्तानी। तो सर इसके ऊपर काम होगा, क्योंकि ये तो एक बड़ा संगीन मसला है ना। लोग इस वजह से अच्छे लोग जो हैं वो नहीं आ पाते हैं, वो नहीं इन्वेस्टमेंट अपनी कर पा रहे हैं। तो देखिए ये काम हुकूमतों का होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन में हमें ज्यादा फायदा होगा जब लास्ट रिजीम के लिए क्या बोलते थे सब कि करप्ट गवर्नमेंट चल सकती है पाकिस्तान में, इनकम्पिटेंट नहीं चल सकती। ये जब भी आई है हुकूमतें कुछ ना कुछ अपनी इनकम्पिटेंसीज दिखाती हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। अच्छा सर, अब जैसे कि स्टॉक मार्केट को स्टडी करने के लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, और एक होता है टेक्निकल होना चाहिए। तो जितने भी ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने लोग तो बिठाए हुए हैं, फंडामेंटल तो लोगों को आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस से भी चीज़ों से आ जाता है, लेकिन जो टेक्निकल जो पोर्शन है जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, उसके लिए तो एक प्रॉपर स्टडी, एक पूरी जो है आपको मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि एक डिग्री चाहिए हो, तो वो ज़रूरी है। तो इसको एक प्रॉपर आप लोग, क्योंकि आप डायरेक्टर भी रह चुके हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग इस चीज़ को यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके क्यों नहीं इसको एक लाइक एक डिग्री कह लें या एक कोर्स के तौर पे क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते? क्योंकि ये चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक इतनी जालन नहीं है, तो जिसकी वजह से होता है कि ब्रोकरेज हाउस जो है वो थोड़ा बहुत वो लोग रख देते हैं जो इस चीज़ से एजुकेट ही नहीं है, जिनको टेक्निकल का पता ही नहीं है। हाँ, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने टेक्निकल्स के हवाले से बात ज़रूर करते हैं, बट एजुकेशन नहीं है। तो इस चीज़ को एजुकेशन लेवल पे प्रमोट करने के लिए क्यों नहीं आप लोग कुछ करते हैं? अरे भाई बहुत किया है, सब कुछ किया है। लेक्चर सर्किट पर मैं रहा हूँ, मैं खुद IBA का इवनिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो स्टॉक्स होता था। तो लेक्चर सर्किट में हम लोग जिस यूनिवर्सिटियों में गए, उधर बच्चों को स्टॉक एक्सचेंज की स्पेलिंग नहीं आती है, और हमारे पास इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं, उनको हमारे जितने वर्ड हैं वो थोड़े से 99% इंग्लिश के हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट उधर से ही आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ लो या डच इंडियन कंपनी का समझ लो, सबसे पहले ट्रेड जो शुरू हुई थी वो ट्यूलिप्स में हुई थी, हॉलैंड में, तो वहां से आया। यहाँ पर जब हम लेक्चर सर्किट पर जाते हैं तो दे डजंट अंडरस्टैंड। फिर माजो यहाँ पर है, जैसे डॉक्टर वाहब चले गए थे इवनिंग में उधर मॉर्निंग के उसमें IBA से, तो वो अक्सर मुझे बुलाते थे, तो वो उधर हम भी लेक्चर देते थे, तो उन्होंने एक फेक अकाउंट शुरू करवाया लड़कों से कि भाई तुम ट्रेड कर रहे हो, समझ रही हो आप? तो वो अकाउंट शुरू हुआ, फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि वो उन्होंने ये मुझे ये बताएं कि आपका जो है इतना वक्त गुजरा है, आपने अपना एक जर्नी रही है आपकी स्टॉक मार्केट में। आप डायरेक्टर भी रहे हैं, आपने काफ़ी वक्त दिया, सब कुछ दिया, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आप लोगों को करनी चाहिए मार्केट के लिए? कौन से ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो आने चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि आपके जो पूरा टेन्योर रहा है उसमें क्या क्या कुछ बेहतरी आई है, और कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट्स आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो आया ना वो तो ऑटोमेशन है जो हमारे एरा में हुआ। फिर CDC का बनना, जो फिजिकल शेयर को ख़त्म करना है, उसके भी मैं डायरेक्टर रहा हूँ। नेशनल क्लियरिंग का बनना,
जो तीनों स्टॉक को चला ली थी, जब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद अलग अलग थे। और फिर जो है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी हो गई हमारे टाइम में, क्योंकि पहले तो आउट क्राई होता था, तो आउट क्राई में तो 10,000 शेयर भी लेने जाए तो मुश्किल हो जाती थी कई मरतबा, ऐसी स्क्रिप्ट जो छोटी होती थी। और अब जो है ये इन्होंने जो एक्सपोजर्स के और रूल्स जो बनाए हैं वो इतने अच्छे किए हुए हैं कि हमें भी आपको घबराहट नहीं रही। UI नंबर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो ख़राब चीज़ें हुई हैं, जो हम कोशिश कर रहे थे कि ना हो, वो थी कि आपकी दुनिया की एक ही मार्केट रह गई है जो कैश रिलेटेड मार्केट है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है ना उसमें डेप्थ और ड्राइव नहीं है, डेप्थ भी नहीं है और डिस्कवरी ऑफ प्राइसिंग नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि जब भी बबल बनता है, आप देखें अभी बबल लास्ट मंथ बना था दिसंबर में, तो 30% इंटरेस्ट रेट चला गया था नॉर्मल। तो एक दिन में जब ये रोल ओवर का टाइम आया तो थड़ाप करके मार्केट नीचे आई। अगर हमारे पास उसकी क्रेडिट लाइनें होती बैंकों की, हमारे पास वो हमारे क्लाइंटों को भी हम पहुंचाने के लिए रखवाते, तो वो सबसे बेस्ट रहता। लेकिन वो फ्यूचर के ट्रेड में, जैसे आज आपने देखा कि 14 अरब रुपए का टोटल काम हुआ है रुपी टर्म में, तो 14 अरब रुपए कुछ भी नहीं हुआ इतनी बड़ी मार्केट के लिए जो ट्रेड हुई है। ये जैसे ही 25 अरब से नीचे आता है रुपी टर्म में, तो वो हमारे लिए घंटी खतरे की बन जाती है। हाँ, सही। तो सर ये मुझे बताएं कि अभी जो इस वक्त मार्केट है, लोगों के पैसे लगे हुए भी हैं, थोड़ा सा लोग घबराए हुए बहुत हैं इस वक्त, क्योंकि मार्केट एकदम से जो है वो जंप होती है और फिर एकदम से जो है वो उसमें आती है। लोग काफ़ी घबराए हुए हैं इस वक्त। इन्वेस्टर को आप क्या कहते हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए उनको? देखिए, इन्वेस्टर तो जो पुराना है वो तो बैठा हुआ है, उसको वरी यहाँ पर सेल ऑफ हुआ तो हम समझ रहे थे कि फॉरेन फंड्स जो है वो तो छुट्टियों पर गए हुए हैं न्यू ईयर की वजह से और क्रिसमस के, वो आ गए मार्केट में बाइंग करने। तो ये शो कर रहा है कि अब वो जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट थी ना कि भाई ये छुट्टियों पर है, ये इंटरेस्ट रेट हाई है, वो अब इस मार्केट में रेलिवेंट नहीं रहे। अब रेलिवेंट है डिमांड एंड सप्लाई, और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट वापस स्विंग करती है, फिर कोई बुरी खबर आती है वापस नीचे जाती है। जो 2000 पॉइंट की जो मार्केट मंदी हुई थी उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया मार्केट को। हाँ, सही। अच्छा सर, जैसे लोगों का ये एक परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट में जो है एक, और ये लोगों का कहना भी है कि एक तरीके से इट्स अ गोल्ड माइन, ठीक है। तो हर कोई एक लेमैन है, वो ये सोच के आता है कि मैं अपने पैसे लगाऊंगा, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, या थोड़े बहुत पैसे भी हैं। ये मुझे बताएं कि बिना पैसे के स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं? ये मिथ है कि बिना पैसे के कहीं भी कोई पैसे बना सकता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये कभी सोचे भी ना हो कोई लोग। एक दिन मैं और एक बहुत सीनियर मेंबर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो हम जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे तो सब आ गए स्मॉल इन्वेस्टर्स के, हम तो मर गए। तो जो हमारा सीनियर मेंबर है उसने बड़ी सख्त वर्ड्स में कहा कि आपको किसने कहा इस मार्केट में आए, ये मार्केट आप लोग के लिए नहीं है। ये मार्केट हाई एंड इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन फंड्स के मैनेजर्स या मीडियम साइज का भी इन्वेस्टर हो। अब ये जो कुछ आ रहे हैं और वो हमेशा खतरनाक होता है, मोटरसाइकिल बेचकर अपनी आ जाते हैं, अपना बैंक का सब चीज़ें बेचकर आ जाते हैं, फिक्स इनकम से निकल कर इधर आ जाते हैं, तो वो जब लॉस करते हैं तो उनको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। और ये हमने विटनेस किया है, मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में बड़ा विटनेस किया है। और जो लोग उनको बेचारों को लाते हैं, मैं उनको बहुत वार्न करता हूँ, हमेशा से वार्न करता हूँ कि भाई ये इनको मत लाओ, ये बेचारे। अभी एक ने शॉर्ट सेल किया एक और वो हमारा ही स्टॉक एक्सचेंज के स्टाफ का गोल्डन हैंडशेक उसने लिया था, उसने उसको पैसे दिए थे। अब वो सब वो लॉस कर गया और फिर शोर किया, तो फिर वो उसको कुछ क्या है उसने वापसी करने का स्टार्ट कर दिया। लेकिन कहने का मकसद है कि वो गोल्डन हैंडशेक वाले को भी समझना चाहिए कि अब ये तेरी फाइनल है। तो सलाम करते हैं हम, तो डॉक्टर शमशाद को कहते हैं इसको कंटिन्यू करना चाहिए नई हुकूमत में भी। अगर इनको पसंद करती है IMF और इनके टूल्स को समझती है वो, तो उसको काम करने दो, झगड़े तो नहीं करो। ऐसे झगड़ों की वजह से हम लोग की मेंटल लेवल हमारे खराब हो गए थे। रोज हम IMF की बॉडी लैंग्वेज देखते थे और रोज सामने वाले के देखते थे कि वो झगड़े के मूड में आए हुए हैं। तो ये आप एक
जो इंस्टीट्यूशन है उससे आप झगड़ नहीं सकते हो कि भाई वो जो आपको मदद करने आ रहा है, जो आपको सांस लेने की जगह दे रहे हैं। तो ये मेरा आंसर है, IMF के अलावा कुछ नहीं है। सही सर, आईटी सेक्टर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है इस साल आईटी सेक्टर परफॉर्म करेगा? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आईटी सेक्टर परफॉर्म कर चुका, तो जो लोग इसमें हैं आप क्या कहेंगे कि ये सेक्टर आगे चलेगा? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये बहुत चलेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप नए नए कारनामे तो देखिएगा, विद इन मंथ्स आपको नजर आएंगे। और हम तो सबसे लैग बिहाइंड करके आईटी में, वो तो 10 बिलियन तो 15 साल पहले बेंगलोर $10 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा था, 20 साल पहले बल्कि। हम तो 4 बिलियन पर अब पहुंचे हैं, 2.5 पर थे बीच में, अब सुना है कि थोड़ा बड़ा है। तो आईटी में मुझे बहुत जान लग रही है। सही सर, इस साल आप मुझे बताएं कि कौन लॉन्ग टर्म में किस सेक्टर को या फिर कहाँ पर जो इन्वेस्टर है, ये खुसूसन ये सिर्फ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ये उनके लिए आपका एक मैसेज है कि आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या करना चाहिए? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे आप इस प्लेटफॉर्म के? बिल्कुल एनालाइज करो, खुद एनालाइज करो, अखबार पढ़ो, बड़े बड़े अखबार इसी काम के हैं, उनके रिसर्च सेंटर्स हैं, वो अपनी रिपोर्टें देते हैं और आज से नहीं दे रहे, 40-40 साल से दे रहे हैं। तो लोग तो यहाँ अखबार पढ़ने को भी तैयार नहीं है। IBA में हम थे तो इवनिंग में सब वो आते थे, प्रोफेशनल लड़के और लड़कियां आते थे, उनको EBR पढ़ने नहीं आता था। सही। इकोनॉमिक का जो पेपर होता है येलो पेज का, डॉन का, तो वो हमारे टीचर्स बोलते थे कि भाई हल्का फुल्का तो शुरू करो, दूसरे अखबार अगर आपको बड़े ड्राई लगते हैं तो ये तो पढ़ना शुरू करो। ये थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, आप डायरेक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ना शुरू करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे खुद ही। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो है इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।